डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ट्रेंड्स इन द आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्रेंड्स का मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है इन ए पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में वी नो वी कम अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल रोज जिनको कि हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जिनको कि हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इन पीरियड्स में या इन ग्रुप्स में ये जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है ये कैसे वेरी करती है उसको हम स्टडी करेंगे अंडर द ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे किन किन चीज़ों का असर होगा। ये मैंने जस्ट एक मॉडल बनाया है। दिस इज आवर न्यूक्लियस, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन दैट वी आर सपोज टू नॉक, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इस फिगर से ये बहुत क्लियर है कि जितना इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा टाइटली टू दिस न्यूक्लियस और इतना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। मीनिंग thereby कि we will have to supply more energy if this electron is tightly bound to this nucleus। तो अगर हम ऐसे सुपरफिशियली देखें तो जो चीजें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे असर कर सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं, वो ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी तो ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच कोई ऐसी चीज आती है जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करे, उस सूरत में हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और ये कौन सी चीज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगी? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करने के लिए हमने देखा कि जितने जितने इसके बीच शेल्स ऐड होते जाते हैं, जितने जितने इसके बीच शेल्स ऐड होते जाएंगे, उतना उतना जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस पे इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। और इन शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा व्हाट वी से दिस जो इस हमारा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, वी कॉल दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्टिव की वजह से ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड and definitely it decreases down a group. Decreases, I have to write it down. चलिए, decreases को हम simple arrow से दिखाते हैं, decreases down a group. So जब हम along a period चलते हैं like this, तो क्या होता है? चलिए हम पीरियड नंबर सेकंड की बात करते हैं, पीरियड नंबर 2 की बात करते हैं। It starts with lithium and it ends at neon, right? तो लिथियम का हमारा वीनो कि हमारा एटॉमिक नंबर जो है या Z इसका 2 है और नियन का ये है 10। तो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, वी सी कि ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ रहा है, ठीक? इट इंक्रीजेस फ्रॉम 3 प्रोटॉन्स इन केस ऑफ लिथियम टू 10 इन केस ऑफ नियॉन। मगर इसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हर एक प्रोटॉन जहां बढ़ता जाएगा वहां एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। बट हमें वी नो
कि ये जो हमारा लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 2s2 और 2p1 और हमारा जो क्या कहेंगे हम इसको जो हमारा नियोन है इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक तो 1s2 में आ जाएंगे इसको रहने दीजिए 2s में हमारे पास रहेगा 2s2 एंड 2p6 2p6 ठीक है तो ये हो गए 6 एंड 2 हो गए हमारे पास 8 और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 1s2 में तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं लेट अस से दिस इज शेल नंबर 1 और ये हमारा शेल नंबर 2 है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम टू नियॉन ये ऐड हो रहे हैं शेल नंबर 2 में ठीक है सो ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है बट जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि लिथियम के बाद बेरिलियम बेरिलियम वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी सेकंड शेल में ही जा रहा है बोरान वाला इलेक्ट्रॉन है वो ये भी सेकंड शेल में ही जा रहा है नियॉन वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी सेकंड शेल में ही जा रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ऑल्दो हमारा जो है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये जो इस शेल में एडअप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसको सर्कमवेंट करेगा इस न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करेगा वो इतना ज्यादा नहीं होता है तो एज वी मूव अलोंग अ पीरियड जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है सिमिलरली व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप उस वक्त क्या हो रहा है जैसे हमारे पास ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे लिथियम सोडियम सॉरी लिथियम है हमारे पास फिर हमारे पास सोडियम है हमारे पास वी हैव गॉट पोटेशियम ठीक है वी हैव गॉट सोडियम के बाद हमारे पास पोटेशियम है तो इसमें क्या हो जाता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इट इज 2s2 2p1 इसमें वैलेंस सोडियम में 3p1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज टू 3p पोटेशियम में इट गोज टू 4p आप नोटिस कर रहे हैं कि जहां हम नीचे नीचे जा रहे हैं हमारे ये जो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक एक शेल का इजाफा होता जा रहा है एक एक शेल बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा द स्क्रीनिंग इफेक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके बीच जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा ऑल्दो ये जो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगी मगर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और इसका रिजल्ट क्या रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या द फोर्स विद विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी वैलेंस हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो हमें महसूस होती है या जिस इलेक्ट्रॉन को महसूस होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट विल डेफिनेटली डिक्रीज वही बात हम कहते हैं व्हेन वी से कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड एंड इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप right as we move along a period this nuclear charge Z increases but the value of N that is the shell to which the electron is added remains same explained right as the electron is added to the same shell screening effect does not change significantly this results in increasing effective nuclear charge and decreased radius. As the radius decreases, the electron to be removed is closer to the nucleus and thus harder to remove. That results in increased ionization energy. This is all I have explained. कि along a period हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है स्क्रीनिंग इफेक्ट में कुछ खास असर नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने का मतलब साइज थोड़ा श्रिंक हो जाएगा एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड as we move down a group Z increases this nuclear charge increases but the value of N that's the shell to which the electron is added also increases I have explained it लिथियम के केस में हमने सेकंड शेल में डाला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन जबकि सोडियम के केस में थर्ड में डालेंगे पोटेशियम के केस में फोर्थ में डालेंगे यानी कि विद एवरी सब्सिक्वेंट एलिमेंट एक एक शेल बढ़ता जाएगा
As the electron is added to the shell that is farther away from the nucleus, screening effect increases, significantly decreasing effective nuclear charge. यानी कि in case of lithium हमारे पास विषय के 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 4 शेल्स है, यानी कि इन केस ऑफ लिथियम न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, सिंस वी हैव गॉट 2 शेल्स, सिर्फ एक ही शेल बीच में है। सोडियम के टाइम में 2 शेल्स बीच में है, दिस पोटेशियम के टाइम में 3 शेल्स बीच में। चूंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, स्क्रीन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, जो रेडियस है हमारा एटॉमिक रेडियस इट विल इंक्रीज, एंड एज द रेडियस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इज फर्दर from the nucleus and thus easier to remove. That results in decreased ionization energy. ये हमारा periodic table है, यानी कि जो मैंने आपको समझाया, as we move along a period, ionization increases, ionization energy increases. Why? Because of the increase in the effective nuclear charge. Reason being कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में कुछ खास फर्क नहीं हो रहा है। और व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप, हमने इसको इस दिशा में दिखाया है, तो अगर हम डाउन ग्रुप देखेंगे तो हमारा जो है जो न्यूक्लियर चार्ज है अनडाउटेडली बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है डाउन ए ग्रुप, जिसको कि हमने एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, जब हम एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये दूसरा एरो जो है ये दिखाता है हमारे एज वी मूव अप द ग्रुप, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम कुछ पीरियड्स को, इन ट्रेंड्स को थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रेंड्स है कैसे। ये हमारा पीरियड फर्स्ट है हाइड्रोजन हीलियम, ये हमारा पीरियड सेकंड है फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, और ये हमारा पीरियड थर्ड है सोडियम टू आर्गन। इट इज वेरी क्लियर, आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम लिथियम टू नियॉन या फ्रॉम सोडियम टू आर्गन हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इंक्रीजेस, ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, राइट। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम कुछ इसमें ग्लिचेस देख रहे हैं। जैसे कायदे से तो बोरान का जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी कंपेयर टू बेरिलियम। इसी तरह ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी कंपेयर टू नाइट्रोजन। सेम हियर, राइट। तो अगर बेरिलियम की ये आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरॉन से, तो देयर मस्ट बी सम रीजन, एंड देयर इज डेफिनेटली अ रीजन। Although the ionization energy value increases across a period, but we observe at some places they do decrease, and that is due to the subshell structure. मैं ये सबशेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगी, बेरिलियम और बोरॉन दोनों की। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होगा, 2s, राइट। इसी तरह से बोरान का जो है हमें कहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2p से। Yani in case of beryllium, we have to remove the electron from 2s, and in case of boron, we have to remove the electron from 2p. And we know because of the structure of these subshells, s से electron निकालना मुश्किल है compared to p subshell से। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारा बोरॉन है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सबशेल, हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है बोरॉन की कम है कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक पीरियड को लिया है, लिथियम टू नियॉन। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देख लीजिए, ये हमारा बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एंड दिस इज आवर बोरॉन 1s2 2s2 2p। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सबशेल हम क्या व्हाट वी ऑब्जर्व कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेसर देन दैट ऑफ बोरॉन। इन केस ऑफ, अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इस फ्ला या इस ग्लिच को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1। In case of oxygen, 1s2
2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। So we have to place 7 electrons in case of this nitrogen, and we have to place 8 electrons in case of oxygen in different shells and subshells. इसमें आप देख लीजिए, हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो हमारे शेल्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। आप देख लीजिए जो पी सबशेल है, इसमें कैपेसिटी है, इट कैन होल्ड a total number of 6 electrons. We see in case of nitrogen it has got 3 electrons, so this is half filled. And what does half filled this electronic configuration do? It imparts it extra stability compared to the oxygen atom. So जो हमारा मोर स्टेबल अरेंजमेंट से जब हम इलेक्ट्रॉन को नॉक करने की कोशिश करेंगे, वी आर सपोज्ड टू गिव इट मोर एनर्जी, right? Oxygen being less stable compared to nitrogen is the reason that जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के मुकाबले कम होती है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, एंड दैट इज इट्स एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पोर्शन किसी भी चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, हम बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू हो, या ट्रेंड्स की बुनियाद पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं सिंपली ऑन द बेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लेट अस सी हाउ। चलिए सबसे पहला हमारा जो पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टर जो है, दैट इज मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिस पे हम कब कह सकते हैं कि कोई ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ये बढ़ रहा है, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें we'll have to remember metallic or electropositive character of elements increases as the value of ionization potential या ionization energy decreases। जितना एक इलेक्ट्रॉन इजीली, जितना एक एलिमेंट इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उतना ये एलिमेंट या उतना ये एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। तो जितना एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उतनी कम होगी। और जितना, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी जितनी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, वी विल हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, या जिसको क्या मेटालिक कैरेक्टर कह रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने इससे पहले भी देखा, तो इट इंक्रीजेस। नाउ जब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाएगी अलोंग अ पीरियड, तो व्हाट विल हैपन? The tendency to lose an electron, या जो एनर्जी हमें देनी होगी to remove an electron, it will be more. What does that infer? That infers कि हमारा मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा as we move along a period। ठीक है, let us represent period by P। इसी तरह से जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, when we move down a group, we know कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ग्रुप में एज यू मूव डाउन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इस आयनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से वी कैन इजीली रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितना इजीली हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, उतना हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर जो है इट विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है कि in a period, as I've explained, in a period from left to right, the values of ionization potential or ionization energy increases, so metallic or electropositive character decreases, non-metallic character increases, ये vice versa है। It is for this reason that the elements with low ionization energy are placed at the left of the periodic table, right? These elements thus lose the electron to form an ionic bond. These elements are typical metals। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो वी सी कि जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है पीरियोडिक टेबल का, तो ये हमारा सबसे पहले ये एस ब्लॉक आता है लेफ्ट में,
उसके बाद P आता है, D आता है रादर, उसके बाद P आता है। वी नो दैट कि जो हमारा एस ब्लॉक है इसमें क्या क्या होता है। ग्रुप 1 हमारा अल्कली मेटल्स होता है एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। यानी कि हमारे जो ये जो दो ग्रुप्स है या जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द दिस पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमारी जो टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज क्वाइट गुड। इजीली लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाने का की जो टेंडेंसी वो ज्यादा होगी। तो ये जो elements हमारे हैं, these are the typical metals, right? Okay, next, as we proceed to the right of the periodic table, जितना हम right में जाते हैं, यानी कि जब हम इस P block की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, the ionization potential values increase, definitely they will increase, क्योंकि as we move along a period, यहाँ से यहाँ तक हमारा effective nuclear charge increase हो जाएगा, that will increase our ionization energy. So as we proceed to the right of the periodic table, the ionization potential values increase. Consequently, the tendency of the elements to lose the electrons decreases, thereby for increasing the ionic or and therefore ionic or metallic character also decreases. चूंकि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो गया। These elements have the tendency to take up an electron to form negative ions and these are typical non-metals. तो हमारा ये जो right portion होता है या P block होता है, these are our typical non-metals. Similarly, when we move down the group, as we move from top to bottom in the periodic table, ionization energy decreases, thus the metallic character of the elements increases. As we move down, ionization energy decreases, so the metallic character increases. The trends, similarly, the trends from metallic to non-metallic character of elements in a group of P block can be explained on the basis of ionization energy data. As we move from top to bottom in the periodic table, the ionization energy decreases, thus the metallic character of the elements increases. It has already been explained. Okay, so can we predict the number of valence electrons? यानी कि क्या valency होगी किसी भी element की on the basis of its ionization energy? इसके लिए कुछ rules हैं, that is, if the difference of two consecutive ionization energies of an element is 16 electron volts or more, the lower oxidation state is stable. यानी कि हमें पता है इसमें किसकी बात की गई, दो आयनाइजेशन एनर्जीज की। दो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, जब हमने पहले तो लेट अस से दिस एन एटम, इससे हमने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है, ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, दिस इज आवर आयनाइजेशन एनर्जी 1, सही, ओके। और जो जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस एटम का जो है ये आयन बन गया, राइट। लेट अस से वी हैव गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आउटरमोस्ट शेल, ये बन गया आयन। और इस आयन में हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। नेवर बी कंफ्यूज्ड, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जब हम ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसके बाद ये आयन बनेगा। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वी विल हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आयन, राइट। यानी कि जो हमें एनर्जी चाहिए होगी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, ऑब्वियसली जो हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉट ए न्यूट्रल एटम बट एन आयन, ऑब्वियसली इट विल बी मोर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हमारा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर है, तो हमारा जो लोअर आयनाइजेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये यूनिपॉजिटिव या पॉजिटिव इसका कहेंगे हम, इट इज मोर स्टेबल। तो ये ऐसा एलिमेंट अगर इन दोनों के आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज IE2 minus IE1, इफ इट इज मोर देन 16, तो जो एटम होगा इट विल टेंड टू रिमेन इन ए यूनिपॉजिटिव स्टेट, यानी कि इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, इट विल बी स्टेबल इन +1 एंड नॉट इन +2। चलिए इसके लिए एग्जांपल जो दी गई है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 42.4, which is more than 16 electron volts. Obviously sodium will be stable.
इसका मतलब जो हमारा सोडियम है, वी नो दैट इट हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट्स आवर 3s1। जब हम उसको निकालते हैं, उसमें उस आयनाइजेशन एनर्जी में और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे 2p सबशेल में, उन दोनों की जो डिफरेंस है दैट्स 42.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट्स वी विल हैव टू सप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू just make it die positive. So since it is more than 16 electron volts, sodium जो है it prefers to exist in a positive state and not in any dipositive state। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हमारा सोडियम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वी विल हैव टू रिमूव दिस वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 1s2 2s2 2p6। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमें 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, वो एनर्जी जो हमें 3s1 रिमूव करने में लगी और वो जो एनर्जी जो हमें 2p6 रिमूव करने के लिए चाहिए होगी, उनका डिफरेंस 42.4 है। सो इट प्रेफर्स नॉट टू लूज दिस p इलेक्ट्रॉन and remain in this Na positive state। So neutral atom has a tendency to acquire the stable s2p6 configuration by the loss of one electron। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो ये जो हमारी है, this is a stable octet configuration, this is a stable configuration। तो obviously sodium positive will prefer to remain in this stable configuration। So due to this stability of this configuration, second electron का remove होना बहुत difficult है। और यही वजह है कि इन दोनों के आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच ह्यूज डिफरेंस है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई। यानी कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप जो है या 1a ग्रुप को ये बिलोंग करता है, तो इसमें जो मेटल्स है दे टेंड टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। और अगर if the difference of two consecutive ionization energies of an element is 11 electron volts or less, the higher oxygen state is stable। अगर अब इन दोनों का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लेसर है, तो दैट मीन्स कि it can very well lose the second electron and it will be stable in dipositive oxidation state। Let us see the difference of first and second ionization energy of magnesium is 7.4 electron volts। It is less than 11 electron volts, so magnesium dipositive will be stable। It can also be explained on the basis of electronic configuration। ये हमारी magnesium की electronic configuration है। It is 1s2 2s2 2p6। So जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है Mg डाइपॉजिटिव, इसकी बेसिकली 1s मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम की, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। तो इन केस ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है 3s से, डाइपॉजिटिव बनाने के लिए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये प्रेफर करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता फॉर द रीजन कि ये जो रिमेनिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इसमें ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, या हम कहेंगे इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज वेरी स्टेबल। दस जो हमारा मैग्नीशियम है जो ग्रुप ए को बिलोंग करता है, इट प्रेफर्स टू लूज द 3s इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जिस्ट इन एज अ डाइपॉजिटिव आयन। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है रादर। तो इसमें अगर आपके पास आपको दिए गए होंगे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जीज के वैल्यू, तो यू मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप देख लीजिए, ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहला आयनाइजेशन एनर्जी, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी 42.5। अगर हम पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इनका डिफरेंस जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 7, ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है रादर, दैट इज लेसर देन द 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इन दैट केस जो हमारे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड डाइपॉजिटिव स्टेट जो है, दैट विल बी स्टेबल। यानी कि ये जो भी एलिमेंट होगा इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा आराम से, तो इट कैन एग्जिस्ट इन डाइपॉजिटिव स्टेट। अब हम थर्ड की बात करेंगे। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, इट इज 12.5 एंड इट इज 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
So it is quite an uphill task. So तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट हमारा है, it will not prefer to lose, so it will prefer to stay in the dipositive state, right? So from the data is evident that the difference between the first and second ionization energy that is required to remove the first and second electron respectively is 5.5. Obviously 12.5 minus 7, which is quite less. The difference between the second and third ionization energy is 30 electron volts. Third 42.5 minus 12.5, that is 30 electron volts. That is required to remove the third electron. इसका मतलब है, as I have explained, +2. This gives +2 as the most stable oxygen state, as it's easy to remove the first two electrons. It is quite easy to remove the first two electrons because of their proximal these this ionization energies. Ionization energies में ज्यादा का फर्क नहीं है, तो इन दोनों को हम आराम से निकाल सकते हैं, जबकि थर्ड का निकालना मुश्किल है। तो ये जो भी एलिमेंट होगा, इट विल प्रेफर टू स्टे इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा दिया हुआ है, तो यू मस्ट बी वेरी वेल एबल टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट, या किस आयनिक स्टेट में जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सीधी सी बात है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितना दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है। और ये रिड्यूस कैसे करेगा? ये रिड्यूस इसको तब कर पाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा, और इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। और इसका मतलब कि जितना रेडिली, जितना इजीली एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, उतना रेडिली ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे पाएगा, उसको रिड्यूस कर पाएगा। इसका मतलब लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, greater is the ease with which the electron can be removed from that particular atom, and greater is the reducing power of that very particular element. जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इतना ये दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब इतना इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। चलिए, lower the value of ionization energy of an element, greater is its reducing power. The reducing power increases going down a group. सीधी सी बात है, because the ionization energy value decreases and vice versa. Vice versa का मतलब हो गया कि when we move up a group, ionization energy increases. When ionization energy increases, it is difficult to remove an electron, to lose an electron. When it is difficult to lose an electron, this particular element cannot reduce the other element readily, so इसका reducing power जो है वो कम हो जाएगा। The reducing power increases from lithium to cesium, ठीक है? So lithium to cesium जो हमारा है, ये हमारा ग्रुप है, तो यानी कि as we move down, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, जब इस ग्रुप की हम बात करेंगे, तो जो ये हमारा ग्रुप है, इट इज लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम, उसके बाद हमारा रबीडियम, उसके बाद हमारा चलिए सीजियम तक ही जाते हैं। दिस इज आवर सीजियम, क्योंकि फिर रेडियो एक्टिविटी वगैरह बाकी चीजें आ जाती है। सो लेट अस गो अप टू सीजियम ओनली, राइट? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम एंड सीजियम, जितना हम नीचे जाएंगे, एज डिस्कस्ड, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, so the tendency to lose an electron will increase, जिसका मतलब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। जितना जितना हम नीचे चले जाएंगे, कोई भी फॉर एग्जांपल हम सोडियम और पोटेशियम में कंपैरिजन करेंगे, तो पोटेशियम जो है ये मोर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और मोर इजीली दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर पाएगा सोडियम के मुकाबले में। सो पोटेशियम हैज अ ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर कंपेयर टू सोडियम। और जहां तक इस ग्रुप की हम बात करते हैं, तो सीजियम जो है, जो हमारा सीजियम है, जो हमारा जो हमारा सीजियम है, ये मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, और इसमें लिथियम जो है हमारा, ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है? तो हम डेफिनेटली ये देखते हैं कि लिथियम जो है, इट इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन फ्री स्टेट। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये जो जी लिथियम है, ये जो हमारा है, इसकी तो रिड्यूसिंग पावर
हाईएस्ट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम फ्री स्टेट की बात नहीं कर रहे होते हैं। माइंड इट, हम फ्री स्टेट की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम लिथियम की बात कर रहे होते हैं इन ए सोल्यूशन। और जब लिथियम जो होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट, जब लिथियम सोल्यूशन में होता है तो चूंकि इसका साइज बहुत कम है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी इट रिलीजेस, इट लूजेस, जब हाइड्रोजन जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के इसके इर्द गिर्द इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो हमारी एनर्जी है दैट इट लूजेस, इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत होती है और ये हाइड्रेशन एनर्जी हमारी इसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को ओवरकम करती है। और सोल्यूशन में हम देखते हैं कि ये जो हमारा लिथियम है, इसका जो क्या कहेंगे रिड्यूसिंग पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रीजन बीइंग कि ये जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है ये रिलीज होती है व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और इट एड्स इट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इन द सोल्यूशन इसकी जो कहेंगे हम रिड्यूसिंग पावर जो है या द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इट इज क्वाइट good, it is quite significant. ठीक है, तो let us see. Our lithium acts as strongest reducing agent in solution. The greater reducing character of lithium than sodium is attributed to its greater hydration energy. सुन लीजिए, as I have explained, lithium has small size and thus greater ionization energy. Because of the small size, it is heavily hydrated. बहुत से वाटर मॉलिक्यूल आसपास होते हैं, एंड दस इज हाई हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी। दिस हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट्स द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, इसको कंपनसेट कौन करता है? हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से ये लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन अ सोल्यूशन, एंड इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग, क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहते हैं इट एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट सोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो अगर हम सीधे साधे अल्फाज में भी कहेंगे, रिएक्टिविटी होगी कि जितना एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, या तो उस बात को हम कहेंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उतना ये बॉन्डिंग में ये करेगा, लाइक ये फैसिलिटेट करेगा। और यहाँ पे हम चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इसलिए हम सिर्फ खुद को इस लूज करने तक ही महदूद रखेंगे। So the relative reactivity of the metals increases with the decrease in the ionization potential, या कि जो ionization energy values है। The ionization potential values of 1A and 2A metals are comparatively low, so they are comparatively more reactive. जो हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के, उनमें चूंकि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस दे आर रिएक्टिव। जबकि हमारा जो P ब्लॉक है, दैट इज टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसमें क्या है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी इट्स क्वाइट हाई। The ionization potential या ionization energy values of inert gases are very high, so they are almost unreactive. चूंकि ये जो इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ग्रुप 18 वाले, उनमें जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है, तो हम कहते हैं दिस इज ऑन द एक्सट्रीम right corner of the periodic table. Ionization energy will be quite high, so they are not they don't tend to lose the electrons, so they are almost unreactive. So when we move from top to bottom, the reactivity of the metals increases, obviously because their ionization energy value decrease. Let me remind you, down the group ionization energy value decreases क्योंकि screening effect बढ़ जाता है, जिसकी वजह से effective nuclear charge decrease हो जाती है। तो एक और चीज है basicity. Basicity is again the tendency to lose the electrons. ठीक है, तो ये भी obviously ionization energy से relate होगा कि जितनी ionization energy किसी भी element की कम होगी, उतना ये readily electron lose करेगा, उतना उसकी basicity ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे S block elements है, उनकी basicity obviously ज्यादा होगी। Basic character of an element depends on how fast it loses an electron. Thus, lower the ionization energy, greater is the basic character, and vice versa. यानी कि higher the ionization energy, lesser is the basic character. So, down a group,
बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। वी नो डाउन ए ग्रुप जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, डाउन ए ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एनर्जी it decreases. Down a group ionization energy decreases. So when ionization energy decreases, the tendency to lose an electron increases, जिसकी वजह से basic character increase हो जाता है. And when we move up a group, तो हमारी ionization energy decrease हो जाती है, the tendency to lose an electron कम हो रहा है, जिसका मतलब है basic character जो हमारा है वो increase हो जाएगा. Same is the case. Just a minute. सेम इज द केस जब हम बात करेंगे when we talk about a period कि along a period ionization energy जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियसली बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, right? So this is what it is written here. Thus lower the ionization energy, greater is the basic character, and vice versa. Down a group basic character increases and along a period it decreases. और हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि when an element can lose a pair of its valence electrons, we call it as a Lewis base. जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम has a tendency to exist as Mg+2. So हमारा मैग्नीशियम जो है it is a Lewis base. I hope आप इस लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे. So if you find it useful, please like, share and subscribe जरूर करें. Thank you so much.